Hello everyone. So today we are going to discuss 9th chapter of class 10 science, which is light chapter. Okay. So इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे about reflection and refraction. Okay. So light क्या होती है? Light एक form of energy होती है जिसकी वजह से हम किसी भी object को अच्छे से देख पाते हैं. Okay. And light travel करती है एक point से दूसरे point तक. Right. इसका मतलब क्या है कि light एक straight line में propagate करती है. Okay. So अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्शन. देखो, जब भी लाइट एक पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है. मान लो ये एक पॉलिश सरफेस है. ओके. देखो, हाईली पॉलिश सरफेस क्या हो सकता है, मिरर हो सकता है. राइट. जो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को सबसे ज्यादा. ओके. देखो, जैसे ये एक पॉलिश सरफेस है, मान लो पॉलिश सरफेस क्या हो सकता है, मिरर हो सकता है. ठीक है. तो मान लो एक मिरर में लाइट फॉल हुई एंड देन ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई. ठीक है. तो इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो जब एक इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है मिरर में पड़ रही है, उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे. ठीक है. एंड फिर ये रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है. ठीक है. ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. देखो, यहाँ से ये रे आई. ओके. एंड ये यहाँ को रिफ्लेक्ट बैक हो गई. एंड कैसे हुई, थ्रू दिस पॉलिश सरफेस. ओके. एंड इन दोनों के बीच में जो मिड लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल. ठीक है. एंड जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रे है, मतलब ये वाली रे एंड ये वाली रे. ठीक है. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो मार्जिन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल. ठीक है. एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, किन दोनों के बीच का, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में होगा उसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. समझ में आया? तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ पाओ. सो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, देखो मैंने आपको बताया कि ये एक पॉलिश सरफेस था. राइट. इसमें एक इंसिडेंट रे आई है ना, इस तरह से, एंड ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस तरह से. राइट. फिर मैंने आपको बताया कि इनके बीच में जो लाइन होगी उसे हम नॉर्मल बोलेंगे, है ना. इसे हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे, जो लाइट रे पड़ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. एंड इस रे को हम क्या बोलेंगे, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल. ठीक है. सो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आई है ना आपका, जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में है, जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में है उसे हम बोलेंगे एंगल आई. ठीक है. एंड जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में उसे हम बोलेंगे एंगल आर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है वो आपस में बराबर है. ठीक है. वो आपस में क्या है, इक्वल है. मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है. ठीक है. एंड अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की. इनको आप हायर क्लासेस में कैसे प्रूव करते हैं वो भी सीखोगे. ठीक है. तो अब देखो, अब हमें क्या देखना है, हमें सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ना है. ओके. सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब जो ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस था एंड इसमें जो इंसिडेंट लाइट पड़ी थी फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई थी. राइट. एंड इसमें जो नॉर्मल था वो सब ही एक ही प्लेन में लाई करेंगे. राइट. ठीक है. ये इंसिडेंट रे भी एंड रिफ्लेक्टेड रे भी एंड आपका नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ये हमारा सेकेंड लॉ स्टेट करता है. ठीक है. होप आपको ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. ठीक है. These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surface. So ये जो लॉ है वो सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल है. मतलब कि आप हर एक टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इन लॉस को यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग स्पेरिकल सर्फेसिस. अब देखो स्पेरिकल सर्फेसिस क्या होती हैं. स्पेरिकल सरफेस मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा स्पेरिकल मिरर. ठीक है. वो इस तरह से हो सकता है, मान लो. ठीक है. स्पेरिकल मिरर. तो इसका अगर मैं क्या करूं, मैं इसका अगर इतना पार्ट कट कर दूं, इतना पार्ट में क्या करूं, कट कर दूं, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा. एंड अगर मैं इसका इस तरफ का वाला पार्ट कट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, है ना. करेक्ट.
अब देखो, आप हमेशा क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, ठीक है। सो जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लाइन ड्रॉ करोगे, आप देख रहे हो कि आपको एक केव जैसा बनता हुआ दिख रहा है, केव जैसा, तो इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो कॉनकेव, केव केव आ रहा है ना इसमें, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है, जो एक केव जैसा बना रहा है, राइट। अगर हम बात करें, जब मैंने ये वाला मिरर कट किया था तो ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट। अब यहाँ से भी हमने एक और लाइन ड्रॉ करी मान लो, तो क्या आपको केव बन रहा है, नहीं, ठीक है। केव इधर साइड है, केव राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसे कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट। अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सरफेस इनवर्ट को कर्व्ड है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एंड अगर कोई भी सरफेस आउटवर्ड कर्व है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब देखो, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। स्पून आपने देखा होगा, राइट। स्पून कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा सा, राइट। तो ये इसकी, जहाँ पर आप फूड रखते हो, मान लो ये वाला पार्ट है, तो ये क्या है, ये आपको केव जैसे दिखाई देता है, जैसे हम बोलेंगे कॉनकेव। बट अगर इसी स्पून को मैं थोड़ा उल्टी साइड से पकड़ लूं, ठीक है, मैं इसको क्या करूं, मैं इस स्पून को बैक साइड से पकड़ लूं, तो आपको केव देखने को नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ऊपर को उठा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। बट जो कॉनकेव साइड होगा वो नीचे साइड होगा, तो अपवर्ड साइड हो जाएगी आपकी कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। तो ये क्या है, कॉनकेव है फ्रंट वाली साइड, एंड ये क्या है, बैक वाली साइड उसकी कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है। सो स्पून की हेल्प से भी हम समझ पाए कि कॉनकेव सर्फेसेस या फिर कॉन्वेक्स सर्फेसेस क्या होते हैं, ओके। अब देखो, बिफोर वी मूव फर्दर फॉर स्पेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। देखो, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम F बोलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम C बोलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जिसे हम P बोलेंगे, ठीक है। सो अब देखो, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ। ये जो पॉइंट है P से लेकर इंफिनिटी तक, इसे हम, ये जो एक्सिस आ रही है, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेकिन ये C से लेकर, इस C वाले पॉइंट से लेकर P तक, इस पोल तक, P क्या है, पोल, ठीक है। C से लेकर P तक जो पॉइंट है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम बात करें इस F से लेकर P तक के पॉइंट की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। एंड जो आपका मिरर है उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, आपको पता है। ये इसकी पॉलिश साइड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको आपको अच्छे से डायग्राम बना के समझाऊंगी। सो मैंने क्या बोला था, दोबारा मैं बता रही हूँ, देख लो कि ये आपका मिरर है, स्पेरिकल मिरर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर जिसे हम P से डिनोट करेंगे वो आपका पोल है, जिसे हम F से डिनोट करेंगे वो आपकी फोकल लेंथ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर C जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम आगे देखेंगे कि इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। बट कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है, तो आपके फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमेशा फोकल लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होगी उसको हम लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, आपका फोकल लेंथ 10 आएगी। मैं बोल रही हूँ, अगर आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 20 है, ठीक है, सो आपकी फोकल लेंथ 10 होगी, इसकी हाफ होगी। सिमिलरली अगर आपसे वो पूछें कि अगर ये 30 है क्या फोकल लेंथ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ क्या थी, हाफ थी, राइट। बट फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, डबल होगी। तो जब आपको फोकल लेंथ दी है तब आप क्या करोगे, तब आप उसको डबल कर दोगे, ठीक है। तो मान लो आपका फोकस क्या है, 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 60, मतलब कि 30 इंटू 2, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर भी देखो डायग्राम बना हुआ है। ये P आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पोल, ठीक है, पोल रिप्रेजेंट करता है ये P, एंड F फोकस
ठीक है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ केसेस के बारे में, ठीक है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के केसेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम सारी एक्टिविटी आपको पता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझ लो ताकि आप इन केसेस को हमेशा याद रख पाओ, ठीक है। उससे पहले देखो क्या होता है, ये आपका स्फेरिकल मिरर होता है, राइट। मैं हमेशा कॉन्केव मिरर बना रही हूँ, बट कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे था हमारा एक फोकस, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक फोकस था, यहाँ पे था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या है, पोल, ठीक है। कभी भी अगर लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, क्या आ रही है, लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, राइट, तो वो हमेशा पास होगी फोकस से। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। चलो मैं आपको ये केसेस दिखाती हूँ, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर लाइट रे इंफिनिटी से आई, अगर लाइट रे कहाँ से आई, इंफिनिटी से, ठीक है, तो वो फोकस से पास होगी, याद रहेगा। और अगर लाइट रे आपकी बियॉन्ड द सी आई, कहाँ से आई, बियॉन्ड द सी, ठीक है, बियॉन्ड द सी, ये सी है, सी के पीछे से, तो पहली लाइट रे आपकी फोकस से ही जाएगी, लेकिन दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो याद रखना। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो आपकी जो लाइट रे है वो कहाँ से आई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आई, तो वो पास भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। चलो फर्स्ट केस को एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ये क्या था, आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके जो पैरेलल में जो लाइट रे आई, ठीक है, इसके जो पैरेलल में जो लाइट रे आई, वो बोल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास हो जाएगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि जैसे ये लाइट रे थी, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल में जो लाइट रे आएगी वो कहाँ से पास होगी, वो होगी आपकी फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज from the principal focus. In case of convex mirror, this is illustrated in the figure 9.3 A and B. So ये फिगर आप देख लो यहाँ पे, ये है, ठीक है, A and B. So यही कह रहा है कि कॉन्केव मिरर के केस में वो डाइवर्ज होगी एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है एंड कौन सा डाइवर्जिंग, ओके। सेकंड देखो, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is illustrated in figure. So अगर कोई लाइट रे कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है, देखो, ठीक है। So वो क्या होगी, वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जब लाइट पैरेलली आ रही थी तो वो फोकस से होते हुए पैरेलल जा रही थी, नहीं, पैरेलल लाइट आ रही थी, लेकिन अब जो लाइट है, जो लाइट रे है, वो पैरेलल नहीं आ रही है, वो कुछ टिल्ट होके आ रही है, तो अब क्या होगी, लाइट रे पैरेलल चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये वो केस बोल रहा है। थर्ड केस में देखो, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे जो है पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, मान लो कॉन्केव मिरर से ही हो रही है, सो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो आई और सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि वो ऐसे आई, ठीक, एंड ऐसे ही चली भी गई, जिस पाथ से वो आई उसी पाथ से वो चली जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो केस, अगर इंसिडेंट रे ओब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ रही है तो आप देखोगे कि ये सीधे रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, और रिफ्लेक्ट भी कैसे हुई है, ओब्लिकली ही हुई है, ठीक है। द इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मैंने बताया था आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, कि अगर आपके पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, आप देखोगे कि एक लाइट रे आ रही है और जा रही है, तो ये क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई एंड एंगल आर एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। अब आपको ये केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे कॉन्केव मिरर, जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर में कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं।
देखो यहाँ पे फर्स्ट केस, जब आपका लाइट रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, आपकी इंसिडेंट रे क्या है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो क्या होगा, मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये आई, मैंने आपसे कहा था जब भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो क्या होगा, लाइट रे फोकस से होते हुए पास हो जाएगी, राइट, होगी ना पास, तो इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी, कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। जब भी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पे बनती है, तो क्या होता है, हमारी जो साइज होता है इमेज का वो हाईली डिमिनिश, मतलब कि बहुत ही पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी इमेज बनती है, ठीक है। एंड जो नेचर होता है इमेज का वो क्या होता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये केस आपको लर्न करने हैं कि जो इन्फिनिटी पर अगर आप बार बार करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप समझ जाओगे कि कैसे हो रहा है, फिर तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चार्ट को, ठीक है, बार बार रिपीट करने से। सो जब इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, जब इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तब हमें वहाँ पे बहुत ही डिमिनिश छोटी साइज की इमेज देखने को मिलेगी। एंड हमारा जो कॉन्केव मिरर है ना वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बनाता है, लेकिन एक केस है जिसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था, इन्फिनिटी में था, ठीक है, वहां से लाइट रे आ रही थी, लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है। देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सो लाइट रे आई एंड फोकस से पास हो गई, राइट। एंड मैंने कहा था एक और लाइट रे आएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इसीलिए हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनती है, तो क्या होती है, हमारी जो साइज होता है इमेज का वो डिमिनिश्ड होता है, मतलब कि थोड़ा सा जो पॉइंट साइज था ना उससे बढ़ गया, ठीक है, उतना ज्यादा पॉइंट साइज नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है। एंड कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, हर एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, सिर्फ एक ही केस एक्सेप्शन होगा, ठीक है। अब जब लाइट रे कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, जब हमारी लाइट रे कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, तब क्या होगा, तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। कैसे, देखो जैसे कि हमारी जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, तो एक लाइट रे तो ऐसे जाएगी एंड फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी लाइट रे भी फोकस से ही पास होगी, इसलिए हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है, एंड सेम साइज की बनेगी। कैसे बनेगी सेम साइज की, देखो एच सी हमारा ऑब्जेक्ट था तो क्या हुआ, सी पर ही हमारा इमेज भी बन गई एंड सेम साइज की बनी, एंड अगेन रियल एंड इन्वर्टेड हमारी इमेज बनी है, ठीक है। रियल क्या होती है, जो हमें सेम साइज की दिखती है, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी, ओके। नाउ नेक्स्ट केस क्या है हमारा, नेक्स्ट केस है जब फोकस पर हमारी क्या रखी हुई होगी, ऑब्जेक्ट, जब फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट है आपका फोकस पे यहाँ पे, ठीक है, फोकस में आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे आएगी एंड फोकस से ही होते हुए जाएगी एंड दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, सो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। देखो ये सिर्फ रिवर्स केस है किसका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो फोकस पे इमेज बन रही थी, राइट, लेकिन अब ऑब्जेक्ट है आपका फोकस में तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में, एंड ये बहुत ज्यादा इनलार्ज होगी। सबसे फर्स्ट केस में हमें पॉइंट साइज मिली थी, फिर उससे थोड़ी ज्यादा मिली, फिर स्मॉल साइज मिली, मतलब कि डिमिनिश से थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज हमें देखने को मिला, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब हमें हाईली इनलार्ज इमेज देखने को मिली, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है, एंड ये भी रियल एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है। ये हमने केस देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में, ठीक है, एंड हाईली इनलार्ज हमारी इमेज होगी। लास्ट केस जो कि एक्सेप्शन है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल होगा, फोकस एंड पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल, सो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, हमारी जो लाइट रे होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, सबसे पहले लाइट रे आई और यहाँ से पास हो गई उसके सरफेस में टच करके, एंड दूसरी लाइट रे आई वो कुछ इस तरह से गई एंड वो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ को, ठीक है, वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बट जब हम देखेंगे कि हमारी इमेज कुछ इस तरह से बन रही होगी, यहाँ यहाँ यहाँ,
ये रे कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। सो हमारी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है इस लास्ट वाले केस में। कब हो रहा है ये केस? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तब हमारी इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो हमारी इमेज का जो नेचर है वो चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है? रियल एंड इन्वर्टेड से हटके वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया है। मतलब हमारी इमेज अब हमें इरेक्ट दिखाई देगी एंड वर्चुअल दिखाई देगी, एंड जो हमारी इमेज होगी वो इनलार्ज होगी, ठीक है। एंड हमारी इमेज कहाँ पे बनी होगी? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ बनी होगी? बिहाइंड द मिरर, एंड साइज इनलार्ज होगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी इमेज का नेचर होगा, ठीक है। ये सब कुछ आप कैलकुलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो कि नेचर क्या है, ठीक है। वो भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने कॉनकेव मिरर के केसेस को तो देख लिया, अब हम देखेंगे उसके यूजेस क्या होते हैं। सो कॉनकेव मिरर कॉमनली टॉर्च में यूज होता है, ठीक है, सर्च लाइट्स में एंड व्हीकल हेडलाइट्स में, ठीक है, क्योंकि ये हमें पावरफुल पैरेलल बीम देता है लाइट्स की, ठीक है। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। इन्हें हम कैसे यूज करते हैं? एज शेविंग मिरर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो जो कॉनकेव मिरर्स है उनका अब यूज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू सोलर फर्नेस, ठीक है। इसमें क्या होगा? सनलाइट जो होगी आपकी ट्रैप होगी एंड आपका हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही केसेस हैं। पहले तो कॉनकेव मिरर कैसा था? ऐसा था, राइट। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जिसका आउटवर्ड केव नहीं होगा, ठीक। अब मान लो ये लाइट रे आई, लाइट रे कहाँ से आई? आपकी इंफिनिटी से। फर्स्ट केस हमेशा इंफिनिटी वाला होगा, ठीक है। मान लो लाइट रे इंफिनिटी से आई, सो आपको पता है वो फोकस से पास होगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका जो फोकस है वो राइट हैंड साइड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? राइट हैंड साइड से आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्यों कह रही हूँ? ताकि आपको अभी जब मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो लाइट रे आई एंड रिफ्लेक्ट बैक हो गई अपने स्पेरिकल मिरर के सरफेस से टकरा के, बट इमेज हमारी तो बनेगी बिहाइंड द मिरर ही। सो इस तरह से ये लाइट रे आएगी, ठीक है, एंड ये फोकस पर आपकी रहेगी। सो जब भी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा फोकस में बनेगी आपकी इमेज। बट कॉनकेव मिरर के केस में हमने क्या देखा था? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था तो क्या हो रहा था? फोकस पर ही इमेज बन रही थी, लेकिन वो हाईली डिमिनिश्ड थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी हाईली डिमिनिश्ड है आपकी इमेज, ठीक है। लेकिन जो नेचर था वहां पर कॉनकेव मिरर में, इस वाले केस में, वो क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है हमारी इमेज का नेचर, ठीक है। अब सेकंड केस हम देखेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है, ठीक है। इंफिनिटी एंड पोल के बीच में क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो फिर से लाइट रे आएगी एंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एक और लाइट रे आएगी एंड वो सेम पाथ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम पाथ जैसे आई वैसे गई, ठीक है। सो इस वाले केस में हम क्या देखते हैं कि जो आप इस रे को ट्रेस करोगे ना, सो पहली रे जो है वो कहाँ से पास होती है? वो पास होती है आपकी फोकस से, ठीक है। एंड जो दूसरी रे है वो पास होती है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी जो इमेज बनी है वो बिटवीन फोकस एंड पोल बनी है। कब बनी? जब आपका ऑब्जेक्ट वो पोल एंड इंफिनिटी के बीच में थी। पोल एंड इंफिनिटी के बीच में का ऑब्जेक्ट में जब इमेज है तो वो कहाँ पे बन रही है? बिटवीन पी एंड एफ। पी मतलब पोल एंड एफ मतलब फोकस, ठीक है। सो हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है बट पोल एंड फोकस के बीच में बन रही है, ठीक है। हाँ, डिमिनिश बन रही है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो हमने क्या नोटिस करा कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में रियल एंड इनवर्ट इमेज बनती है हर एक केस में। लेकिन वहां पर जो लास्ट वाला केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? बिटवीन पोल एंड फोकस, तब हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी, क्योंकि वहां पर इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं एंड यहाँ पर सारी ही इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं, इसलिए वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक। अब हम देखेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है?
रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है जो कि व्हीकल्स में होते हैं। ओके, इन मिरर को हम फिट करते हैं ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स। क्यों? ताकि हम देख पाए कि जो इंसान ड्राइव कर रहा है वो ट्रैफिक देख पाए अपने पीछे का, एंड वो अच्छे से दिखे और वो सेफली ड्राइव कर पाए। ठीक है, ऐसे मिरर्स, और हम इन मिरर्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं, राइट, एंड डिमिनिश देते हैं, ताकि हमें पूरी की पूरी गाड़ी दिख जाए पीछे से, ये नहीं कि हमें आधी दिख रही है। ओके, अब देखो, सो द कॉन्वेक्स मिरर अनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर से ज्यादा हमें वाइडर व्यू एरिया देखने को मिलता है कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। ठीक है, ताकि ड्राइवर जो है वो अच्छे से ड्राइव कर पाए, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब मैंने बोला था हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। आपने मैथमेटिक्स में प्लेन्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट। ये वाई प्लेन होता है, ये एक्स प्लेन होता है, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर भी प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, राइट। तो देखो, अब ध्यान देना, कभी भी अगर इमेज आपकी अपवर्ड बनी है तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, समझ में आ गया। डाउनवर्ड बनी है तो भी वो नेगेटिव होगी, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड का केस है। वहीं अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की इमेज की, अगर वो ऊपर को बनी है तो वो पॉजिटिव ही होगी। याद रहेगा, वो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, इस डायग्राम से समझो जो एनसीईआरटी ने हमें बना के दिया है। ये है आपका मिरर एंड ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सो जब ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है, सो वो पॉजिटिव होगा, एंड अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव होगा। हाइट क्या है? अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर हाइट डाउनवर्ड है तो वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन अगर वो राइट हैंड साइड में है डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी देखो कैसे समझ में आ रहा है हमें ये। The object is always placed to the left of the mirror. ठीक, and this implies that the light from the object falls on the mirror on the left hand side. इसलिए जो ऑब्जेक्ट होगा, जो लाइट होगी ऑब्जेक्ट से जो फॉल करेगी, वो कहाँ फॉल करेगी? लेफ्ट हैंड साइड ही फॉल करेगी। एंड सारे डिस्टेंसेस क्या है? पैरेलल हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो हमने क्या देखा कि जब एक्स एक्सिस के साइड राइट हैंड साइड को कोई भी इमेज बनेगी वो पॉजिटिव होगी, एंड अगर आप लेफ्ट साइड को कोई भी इमेज देखोगे तो वो नेगेटिव होगी। वहीं अगर हम बात करें डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर है ऊपर को तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे को है तो वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर नीचे को है हाइट तो वो नेगेटिव होगी, अगर ऊपर को है तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कार्टेशियन साइंस ही आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। अगर आपको मैथमेटिक्स के वो कार्टेशियन प्लेन याद है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको हाइट के लिए बता दिया कि ऊपर को होगी तो पॉजिटिव, नीचे को होगी तो नेगेटिव। ठीक है, एंड डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। एंड अगर हम यहाँ से बात करें राइट साइड से तो पॉजिटिव। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, कि आप फॉर्मूले के थ्रू कैसे बता सकते हो कि कोई भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है या इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है या पोल एंड फोकस के बीच में बनी है या फिर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है, तो वो हम बता सकते हैं अपने इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? ये मिरर फॉर्मूला है, याद रखना। लेंथ फॉर्मूला आएगा अभी, वो अलग होगा। 1/v प्लस 1/u is equals to 1/f। ठीक है, याद रखना 1/f 1/u प्लस 1/v, एंड इसको हम अकॉर्डिंगली जो भी हमें वैल्यू दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको इधर से उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, सो इस फॉर्मूले पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर्स gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। So मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कितनी ज्यादा मैग्निफाइड है। ठीक है, आपको क्या करना है? मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ऊपर हाइट ऑफ द इमेज रखनी है। ठीक है, एंड नीचे रखना है आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या करना है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक,
हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको v पता है तो लिख लो, u पता है तो लिख लो, एंड m निकल जाएगा। एंड अगर m दिया है एंड v आपके पता करना है फिर u निकल जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। ये एक और रिलेशन है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी आपके इमेज के एंड आपके ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया हो। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। देखो, अ कॉन्वेक्स mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3.00 meter, means 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and the size of the image. तो कह रहा है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, एंड ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है। सो आपको इमेज निकालनी है एंड हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है कि इमेज की कितनी डिस्टेंस है, इमेज कहाँ पे बनी हुई है, एंड हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, ठीक है। इससे आप नेचर, साइज सब कुछ बता दो। अब देखो इसने क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव ले लिया, राइट। आपको कैसे पता चलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, मतलब वो इस तरह से बनेगा, राइट। एंड उसकी जो पोल होगा वो इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, फोकस जो होगा राइट हैंड साइड होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे होगा c, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे। राइट हैंड साइड वाली चीजें, डिस्टेंस हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड कोई भी चीज है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज है उसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सो अब देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 5 मीटर, मतलब कि अगर ये 3 मीटर था, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं पे फोकस, ये 3 मीटर था तो 5 मीटर इधर होगा, राइट। एंड आपके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। सो आपका ऑब्जेक्ट मतलब कि पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है, राइट। पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, समझ में आ रही है बात। सो उसे हम नेगेटिव लेंगे, मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड है, तब हमने उसे क्या किया, नेगेटिव लिया, ओके। सो हमने पढ़ा कि मिरर फॉर्मूला क्या है, दोनों ही मिरर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। सो हमें क्या दिया हुआ है, हमें u दिया हुआ है, राइट। एंड हमें फोकल लेंथ कैसे पता चलेगी, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3। मैंने कहा था कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से हम निकालेंगे फोकल लेंथ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ की हाफ होती है। सो हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम हाफ कर देंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3.00। सो इसको 2 करेंगे हम, सो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 1.50, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से फोकल लेंथ निकाली, इसको हाफ करके। सो कितना आया, 1.50। अब देखो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों ही मिरर के लिए, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दी हुई है जो हमने निकाल ली, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से, एंड हमें u पता है बट v नहीं पता, तो हम 1/v को यहीं रहने देंगे एंड 1/f को इधर जहाँ था वहीं रहने देंगे, बट 1/u को हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड चले गया, पहले वो लेफ्ट हैंड साइड था इसलिए इसका साइन चेंज हो गया एंड ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब इन साइंस के साथ हमें अपने ओरिजिनल साइंस जो वैल्यू दी हुई है, जो हमें साइन कन्वेंशन से पता चला, उनका भी ध्यान देना है। तो जब मैंने 1/f की वैल्यू डाली तो ये आई, एंड माइनस जो हमें u को हम राइट हैंड साइड ले गए उसके लिए यहाँ पे लगाया, ठीक है। एंड फिर हम डालेंगे -5.00 वैल्यू किसकी, u की, जो कि हमें माइनस में दी हुई थी, राइट, जो कि हमें पता चला कि वो लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए वो माइनस में आई। अब देखो कंफ्यूजन आती है एलसीएम लेते वक्त। सो हम सिंपली क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कि आप क्या करो, यहाँ पर लिखो -5.00 एंड -1.50 एंड यहाँ पे रख दो 1.50 मल्टीप्लीकेशन में माइनस का 5.00। सो पहले आप माइनस कर लो, जब आप 1.50 को माइनस करोगे 5.00 से, सो कितना आएगा, 3.50 मल्टीप्लीकेशन में 1.50।
-500, ठीक है। जब आप ये लिखोगे तो क्या होगा, सो अब यहाँ पे लिखो 3.50, वो भी माइनस का आएगा, राइट। अब देखो आप इसको माइनस नहीं करोगे, अब हम यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, राइट। अब हम इसे प्लस करेंगे, जब 1.50 में हम 5.00 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.50, राइट। सो 6.50 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इन दोनों वैल्यू से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा, राइट। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, राइट। इस पॉइंट को हटाओ, 00 ऊपर लगाओ, फिर ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, राइट। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बच्चों को समझ में नहीं आती है कैलकुलेशन वो भी समझ जाए, ठीक है, फिर क्योंकि बाद में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आएगा 65/75 एंड माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि यहाँ पे जो v है वो 1/v है, लेकिन हमें वैल्यू v की निकालनी है। सो v की निकालने के लिए हमें इन दोनों को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कि 75 हमारा ऊपर आएगा एंड 65 हमारा नीचे आएगा। सो जब आप 65 से 75 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.15 मीटर। समझ में आया? वैसे आप अपनी कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ये बताया ताकि किसी बच्चे को अगर इजी लगे तो वो इस मेथड से भी कर सकता है, ठीक है। सो प्लस का 1.15 आ जाएगा। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की हाइट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इसी के इक्वल्स में इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपने निकाली है। सो इमेज डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, 1.15 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5.00 हमें दी हुई थी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.23, ठीक है। एक तो इससे आपको पता चल गया कि दिया, जब हमने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी कि आपको पता चला कि फोकस जो था यहाँ था एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था, राइट। सो ये 3 सेंटीमीटर था तो 5 इधर को आएगा। सो आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है आपकी पोल एंड इंफिनिटी के बीच में है, राइट। इसका मतलब इमेज तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होनी है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनती है, राइट। एंड क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारी जो इमेज है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये हमें पता चला कैसे, 0.23 की वजह से जो हमारी मैग्निफिकेशन निकली, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे वाला क्वेश्चन भी करके देखना। ना अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है एंड वो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, उसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बाकी ये एक्टिविटी में डिटेल में समझाया है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो व्हेन आई विल पोस्ट इट आउट, ओके। सो देखो, एयर एक अलग मीडियम होती है एंड ग्लास एक अलग मीडियम होता है, राइट। सो जब इस मीडियम से लाइट रे होते हुए इस मीडियम में आएगी एंड वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ग्लास का अलग होता है। बेंडिंग ऑफ द रे कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड होगी, वो डिपेंड करता है आपके कैसा मटेरियल है एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो एयर का 1.0003 समथिंग है, वहीं अगर हम बात करें ग्लास का, क्राउन ग्लास का ही देख लो 1.52 है, बहुत ज्यादा है एयर से, राइट। सो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एयर से तो हमारी जो लाइट रे होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, लेकिन जब एयर का ज्यादा होगा और जो दूसरा वाला मीडियम है उसका कम होगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी हमारी लाइट रे, ठीक है। अब देखो जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना वो तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। फर्स्ट लॉ देखो, जो सेकंड लॉ था ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वही फर्स्ट लॉ है कि जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो इंसिडेंट रे है वो तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का। सेकंड लॉ क्या है कि जो साइन आई है एंड साइन आर है वो कांस्टेंट है। इसे आप हाई क्लासेस में प्रूव करोगे, मतलब जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जैसे ये लाइट रे आई, ठीक है,
रिफ्लेक्ट बैक हो गई, राइट। सो जो ये एंगल आई होगा एंड ये जो एंगल आर होगा वो दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे अपने रेशियो में। समझ में आई बात। इस पे बेस्ड उतने क्वेश्चन आपके इसमें आते नहीं है, बट हायर क्लासेस में आते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ो कि हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बट आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, ठीक है। मीडियम 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड मीडियम 2 को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एयर को हम मीडियम 1 लेंगे, हमेशा एयर को मीडियम 1 मानने की कोशिश करना ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो, ठीक है। सो अगर हमसे बोला गया है कि आपको क्या करना है, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रेशियो निकालना है, ठीक है, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, सिंपली लिख दोगे एन। एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। एन रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, ओके। सो एन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, आपको 2 निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो जिसका निकालना है उसे आगे रखो एंड विथ रिस्पेक्ट टू को पीछे रखो, ठीक है। सो अब देखो जो पीछे है, आपको उसको ऊपर रख देना है। स्पीड ऑफ लाइट क्या करनी है, मीडियम की ऊपर रख देनी है एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 की नीचे रख देनी है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v1/v2 हो गया। जो आगे है उसको आप नीचे रखोगे, जो पीछे है उसको आप ऊपर रखोगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैं सिंपली भी बता सकती थी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इनका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। सो मैंने बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो सेकंड केस में क्या है, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब क्या करना है, मीडियम 1 निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 2। सो जो विथ रिस्पेक्ट है उसको आप पीछे रखोगे मतलब कि वो ऊपर आएगा, राइट, याद रखना, ठीक है। अगर आपको वैक्यूम में निकालना है तो आप क्या करोगे, वैक्यूम में निकालना बहुत इजी है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 8th क्लास वगैरह में, कि अगर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है वैक्यूम के केस में तो स्पीड ऑफ लाइट बाय हम लेते हैं मीडियम की स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए सो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, नहीं लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है, बाय स्फेरिकल लेंस। अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो कॉन्केव लेंस को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्केव लेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ये था, ठीक है, एक कॉन्केव लेंस, दूसरा भी रख दो उसके बगल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसे, इस तरह से, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी मैंने आपको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नहीं बताया है क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो अब देखो हम इनके केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसकी इमेजेस कैसे बनती हैं। सो पहले मैं आपको खुद से बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की डायग्राम भी दिखा दूंगी, ठीक है। देखो पहला हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये हमने क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम दिखाएंगे फोकस 1, यहाँ पे हम दिखाएंगे 2f, ठीक है, 1, ओके। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे f2 एंड यहाँ पे 2f2, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, 2f2, ओके। सो इंफिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे आई और ये पास हो गई f2 से। सिमिलरली बहुत सारी लाइट रे आई, वो धीरे धीरे पास हो जाएंगे f2 से, ठीक है। सो सारी लाइट रे जितनी भी होंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी f2 पे, कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये भी मैं आपको लास्ट में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अब देखो इसका एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, पहले बताओ। हमारी इमेज फोकस 2 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी, फोकस 2 पे, f2 पे, ठीक है। f1 पे नहीं बनी, f2 पे बनी, याद रखना। एंड ये भी डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। इंफिनिटी में जब भी आपका
ऑब्जेक्ट होता है हमेशा फोकस पे इमेज बनती है एंड हमेशा डिमिनिश्ड होती है। एंड वहाँ पे कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिमिलरली जब आपकी ऑब्जेक्ट रखा होगा 2f2 पे, कहाँ पे रखा होगा 2f2 पे, तब क्या होगा देखते हैं। चलो एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए। पहला केस जो मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तब क्या हो रहा है, तब इमेज बन रही है f2 पर एंड ये हाईली डिमिनिश्ड है, रियल एंड वर्चुअल है। लेकिन जब आपकी इमेज बियॉन्ड द सी रखी हुई है, मतलब कि C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f2 को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इस केस में, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो बियॉन्ड द 2f2 रखिए तो इमेज आप याद करो कॉनकेव मिरर में क्या था, बियॉन्ड द C जब हम इमेज को रख रहे थे तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज बन रही थी, राइट। सो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर जब बियॉन्ड द 2f2 हमने रखा है तो यहाँ पे f2 एंड 2f2 के बीच में हमारी इमेज बनेगी। कहाँ पे बनेगी, f2 एंड 2f2 के बीच में। एंड इसका नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, समझ रहे हो ना, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बट यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि जो इमेज है वो f2 एंड 2f2 के बीच में है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f2 को सेंटर ऑफ कर्वेचर मानो, ठीक है। एंड जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड होगी। सो जब हम अपना ऑब्जेक्ट 2f1 में रखेंगे तो हमारी इमेज 2f2 में बनेगी। याद रखना f1 एंड f2 का डिफरेंस है यहाँ पे, एंड सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 2f1 में रखा तो इमेज कहाँ बनी, 2f2 में बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 में हमने ऑब्जेक्ट रखा एंड इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस देखो, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर सेम साइज की बनेगी इमेज, क्यों, क्योंकि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रही है, ठीक है। अब देखो जब हम अपनी इमेज को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि 2f1 एंड f1 के बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 के बीच में, तो इमेज आपको याद होना चाहिए कहाँ बनी थी, बियॉन्ड द सी बनी थी। बियॉन्ड सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी थी, राइट। लेकिन इसको हम यहाँ पे 2f2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो एक बार देख लो कि इस वाले केस में इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। एंड नेक्स्ट केस देखो, जब हम इसको बिटवीन f एंड o रखेंगे, o क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर, o क्या है, तब हमें इमेज जो है सेम साइड मिलेगी लेंस के, कौन से, लेंस के, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। एंड ये है हमारा एक्सेप्शन, उसमें कॉनकेव मिरर में एक्सेप्शन था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमें हर एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देखने को मिली थी, लेकिन अब हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मैंने रखा अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वहां पे पोल था लेकिन इसको हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों लेंस के बीच में मार्जिन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा ना वो होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सो अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन फोकस 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए हमारी जो लाइट रे है वो फोकस 2 से पास होते हुए एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए इमेज कहाँ पे बना रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि बिहाइंड द मिरर एंड 2f1 के पीछे बना रही है। इसलिए बिहाइंड द मिरर कैसे हुआ ये, कि ये सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, इसलिए ये इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है। अब हम पढ़ेंगे केसेस कॉनकेव लेंस के, ठीक है। दूसरे वाले केस में हमने किसके पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर के, उसमें सारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव लेंस की वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक। सो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या होगा, देखो सिमिलरली जैसे उसमें था कि इंफिनिटी में रखी थी तो फोकस 1 में इमेज बन रही थी एंड हाईली डिमिनिश्ड थी। सिमिलरली बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर बनी थी, बिटवीन हमें इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 मिल जाएगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। सो एक बार हम इसे डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं।
देखो जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा सो ये फोकस 1 में इसने इमेज बनाई, ठीक है, इमेज बनाई। एंड देखो अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान देना, इसमें भी लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, दोनों में सेम साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, जब हमने अपनी इमेज को कहाँ पे रखा है, बिटवीन 2f2 एंड f1 के बीच में, ठीक है। सो यहाँ से लाइट रे गई, ये इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से लाइट रे गई, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए चली गई, तो हमारी इमेज कहाँ पर इमेज बनी हमारी ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में, ठीक है, जो कि डिमिनिश्ड है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब साइन कन्वेंशन देखो सेम है इसका, बट कुछ डिफरेंस आ जाता है। फॉर द लेंस वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। वी अप्लाई द रूल फॉर साइन ऑफ डिस्टेंस एक्सेप्ट, देखा मैंने कहा था ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सो वो क्या है, except that all measurement are taken from the optical center of the lens। so यहाँ पर जो सारे डिस्टेंस है हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ओके। होप आपको समझ में आया हो। एंड जो कॉन्केव लेंस की होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे कॉन्केव लेंस की नेगेटिव है फोकल लेंथ, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, पॉजिटिव। अब हम इसका लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था वहां पे क्या था, इसकी जगह पे प्लस था, बस यहाँ पे क्या है, प्लस हटा के माइनस है, ठीक, समझ में आ गई बात। एंड जो मैग्निफिकेशन है वहां पर हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू h/h डैश, बट वहां पे माइनस था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, यही डिफरेंस आ गया है, ठीक है। बस वहां पर पॉजिटिव है आपका मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे नेगेटिव है लेंस फॉर्मूला। वहां पर नेगेटिव है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यहाँ पे पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में, ठीक है। सिमिलरली वही उसी की तरह आप यहाँ पे इनको वो कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि लेंस की क्या पावर है कि वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, क्या है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कन्वर्जिंग है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है। एंड यहाँ पे कॉन्केव लेंस है कन्वर्जिंग, ठीक है। बट अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, ये है डाइवर्जिंग, क्या है, डाइवर्जिंग। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो है डाइवर्जिंग। सो उल्टा हो गया, देखो केसेस भी उल्टे हो गए थे ना इनके, वो भी उल्टे हो गए। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग एंड कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, ठीक है। अब देखो हम पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। पावर लेंस की अगर आपको निकालनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, P इज इक्वल टू 1/f। मतलब कि आपको फोकल लेंथ दी होगी तो उसके थ्रू आप पावर निकाल लोगे, और फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे, मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। एंड जो पावर की एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, डायोप्टर, ठीक है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो ये एक केस है लेंस, ऑप्टिशियन क्या करते हैं, ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस indicating their power. Let us say the lens prescribed has power equal to 0.2 diopter। अगर किसी भी लेंस की जो पावर है वो 2.0 डायोप्टर है, ठीक है। एंड ये प्रिस्क्राइब कौन करता है, डॉक्टर करता है, ऑप्टिशियन करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब इज कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है फोकल लेंथ, समझ में आ रही है बात। एंड फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो वो कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, इसीलिए वो मैंने एक्सेप्शन भी आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी पावर निकालनी है तो आप क्या करोगे, पावर 1 के लिए पहले फॉर्मूला लगाओगे 1/f, ठीक है। फिर पावर 2 के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 1/f1, 1/f2, ठीक है। यहाँ पे f1, यहाँ पे f2। तो फिर आप क्या करोगे, पावर 1 प्लस पावर 2 को प्लस कर दोगे एंड आपकी टोटल पावर निकल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है येलो बॉक्स के अंदर, ओके।
सो हमने ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अच्छे से इनकी एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ट्रिक्स चाहिए होंगी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो मुझे बताना, मैं बता दूंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।